हाय एवरीवन, वेलकम टू द indiatopdoctor.com। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एल तोमर जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। इनका एक्सपीरियंस हमारे पेशेंट्स के साथ बहुत ही ब्लेसिंग्स के जैसा रहता है। इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो सर प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारी ऑडियंस को। मैं डॉक्टर एल तोमर पिछले 30 साल से मैं ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोपेडिक्स में है, आर्थराइटिस मैनेजमेंट में है। मेरा स्पेशलाइजेशन नी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में है मेनली। और मैं अभी प्रेजेंटली मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड हूँ। अभी तक मैं लगभग 40,000 सर्जरीज कर चुका हूँ। और जिस तरह से आजकल रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जो सक्सेस रेट बढ़ गया है और लोग बहुत ही है, तो ये सर्जरी करते हुए मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं। जो कि सर्जरी पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन अब ये बहुत ही सर्जरी आसान हो गई है। बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्थराइटिस? आर्थराइटिस माने जोड़ में, किसी भी जोड़ में कोई स्वेलिंग का होना, जोड़ में पेन का होना, आर्थराइटिस बोलते हैं उसको। आर्थराइटिस एक मेडिकल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो ये आर्थराइटिस बेसिकली दो तरह से होता है। या तो उम्र के साथ ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, कार्टिलेज अगर घिस जाती है तो ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है। कई बार ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया की बीमारी बोलते हैं। उसमें बीमारी होती है जो कार्टिलेज को डैमेज कर देती है, वो कम उम्र में भी हो सकती है। सो आर्थराइटिस माने जोड़ों की सूजन और जोड़ों में पेन। सर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो ये हमारी अर्ली एज में भी हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, कंट्रोल करने के लिए जरूरी ये है कि पहले तो इसकी एक जानकारी होनी चाहिए। जानकारी माने आर्थराइटिस किस वजह से हो रहा है, ये एज रिलेटेड है, ये डाइटरी डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, इंजरी से रिलेटेड है, किसी बीमारी से रिलेटेड है। सो उसे करने के लिए आपको किसी डॉक्टरी मेडिकल हेल्प की या डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती है। और करने के बाद उसका डायग्नोसिस बनने के बाद अगर ट्रीटमेंट हो तो फिर उसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ आर्थराइटिस ऐसी भी हैं जिसमें आप खुद ही समझ के, जैसे कि आप एक्सरसाइज सही से करते रहें, आपका अपना वेट सही से मैनेजमेंट करें, ठीक है, कैल्शियम, विटामिन D3 वगैरह सही से लेते रहें, तो आर्थराइटिस को एक जनरल रूप में कंट्रोल में किया जा सकता है। तो सर ये जो डिजीज़ है इसमें सिम्टम्स भी आते होंगे। अगर कोई जिसको पता नहीं है कि ये जो बीमारी है इसको कैसे पता करें, तो इसलिए कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप प्लीज़ वो बता दीजिए। देखिए, सिम्टम्स तो इसे मालूम करने का जरूरत नहीं, अपने आप ही बता दीजिए। जोड़ सूज जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, जोड़ों की मूवमेंट नहीं कर सकते, आप चल नहीं पाते हैं, तो आर्थराइटिस तो एक ऐसी कॉमन चीज़ है, कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप ही बता देती है। तो जोड़ों का दर्द और जोड़ों का सूजन और चलने में और जॉइंट्स का मूवमेंट करने में जो परेशानी है, वो आर्थराइटिस होता है। क्यों हो रहा है, उसके लिए फिर डॉक्टर से सलाह करनी पड़ती है, डायग्नोसिस बनानी पड़ती है उसके इलाज के लिए। विच फूड इज गुड फॉर आर्थराइटिस पेशेंट? देखिए, फूड तो ऐसा कोई फूड नहीं है जिसे हम कहें कि आर्थराइटिस के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी होती है, कि जो एलर्जी है जिससे जोड़ों में सूजन आ सकती है, तो वो अवॉइड करने होते हैं। वो पेशेंट या तो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर्स की सलाह से होता है। सर आजकल देखा जा रहा है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये कैसे सेफ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई नहीं है। आजकल लॉन्जिविटी बहुत बढ़ गई है। Longevity, on an average, longevity say around 20 years back was only say 60-65 years. लेकिन आजकल मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से और लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ने की वजह से भी लोगों की एज है ना, एज जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ गई है, 80, 85, 90। सो जॉइंट का तो कंडीशन ये है कि लगभग 80% फीमेल्स में आर्थराइटिस इतनी स्टेज पर आ जाती है कि दे रिक्वायर सर्जरी in almost 80% females by the age of 60 years and males में लगभग 70 years की एज में लगभग रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ जाता है। तो इस वजह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो मेडिकली फिट हैं सर्जरी के लिए, सर्जरी करा सकते हैं।
और सर्जरी कराने से सर्जरी सिंपल हो गया है, अफोर्डेबल हो गया है, रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप सर्जरी नंबर 1 तो पेनलेस है, नंबर 2 ब्लड का भी लॉस नहीं होता है, रेस्ट करने का भी जरूरत नहीं होती है, नेक्स्ट डे चल सकते हैं। और इम्प्लांट की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि आपका जॉइंट का रेंज ऑलमोस्ट 100% होता है, ऑलमोस्ट 100। और जॉइंट की लॉन्जिविटी भी, जो इम्प्लांट की लॉन्जिविटी है वो भी 30 ईयर्स प्लस है। सो अगर आप 60 ईयर्स पर सर्जरी कराते हैं तो आराम से 85-90 ईयर्स तक पहुंच सकते हैं। तो अभी सर्जरी अफोर्डेबल हो गया है, सर्जरी इजी हो गया, सर्जरी के रिजल्ट्स आउटकम बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए लोग करा रहे हैं। और ये सर्जरी पॉपुलर इसीलिए हो गया, जैसे आपने कहा पॉपुलर क्यों हो गई। और इसमें कोई प्रॉब्लम, खतरा भी नहीं है? देखिए, सर्जरी तो एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या खतरा नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट का सिलेक्शन ठीक है, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन सही है, क्योंकि जितने भी एल्डरली पेशेंट हैं देयर आर सर्टेन मेडिकल रिस्क, तो अगर उसे सही तरह से असेस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज आपके पास सही है तो ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। हालांकि सर्जरी तो एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन का रिस्क तो रहता ही है, बट ये सर्जरी करने के लिए हम सारी चीज़ एसेस करने के बाद में और सारा एनालिसिस पूरा करने के बाद में तभी हम करते हैं कि जब सेफ्टी प्रोफाइल पेशेंट का लगभग से ऑलमोस्ट 100%। कि हाउ टू अवॉइड नी सर्जरी और अपने आप को, अपने बोन्स को हेल्दी कैसे रख सकें? देखिए, हाउ टू अवॉइड नी सर्जरी, आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं अगर आपका लाइफ बहुत लंबा चलता है, से 80, 85, 90 तक चलता है, लेकिन आप इसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, डिले कर सकते हैं कि जल्दी आपको जरूरत नहीं होगा। अल्टीमेटली तो कार्टिलेज घिसेगा ही, है ना, टाइम के साथ वियर एंड टियर होगा ही, कार्टिलेज घिसेगा ही, लेकिन उसकी लाइफ आप कैसे बढ़ा सकते हैं? उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि वेट आपको अपना कंट्रोल में रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो एक्सरसाइज ऐसी कि जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने से भी कार्टिलेज का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, मॉडरेट एक्सरसाइज से कार्टिलेज की लाइफ बढ़ती है। जो आपके सप्लीमेंट्स हैं वो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन के सप्लीमेंट एडुकेट होने चाहिए, और अगर कोई भी तकलीफ जॉइंट से रिलेटेड होती है तो डॉक्टर्स की एक मेडिकल हेल्प लेके उसका टाइमली ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आप सर्जरी को डिले कर सकते हैं या आप इस रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच भी सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे कार्टिलेज एक नॉर्मल कार्टिलेज है, आर्थराइटिस माने ये जो कार्टिलेज है, कवरिंग है बोन के एंड्स पे, जॉइंट्स की जो कवरिंग है ये कार्टिलेज होती है, ये ही अगर डैमेज होती है तो हम इसे आर्थराइटिस बोलते हैं। एज के साथ धीरे धीरे ये इसमें इस तरीके की चेंजेस आने लगते हैं, कार्टिलेज डैमेज होने लगती है। कार्टिलेज जब तक डैमेज होने लगती है तो ये नहीं है कि हमेशा रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, तो देयर अदर ट्रीटमेंट ऑल्सो जो इसे कार्टिलेज को हील कर सकते हैं, कार्टिलेज की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कार्टिलेज इस स्टेज पे पहुंच गया कि आपका ये स्टेज हो गया कार्टिलेज का, राइट, अगर ये डैमेज हो गया तो इसे फिर हम किसी मेडिसिन से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये जब इसकी नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं तो ये पेनफुल होता है, जॉइंट सोलन होता है, मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट जो बचता है फिर वो रिप्लेसमेंट ही बचता है। रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट जॉइंट नहीं है कि वी हैव टू पुट, है ना, कंप्लीट जॉइंट, तो रिप्लेसमेंट इज ओनली रिप्लेसिंग दिस सरफेस, डैमेज सरफेस। इसे क्लीन करते हैं, और इसे क्लीन करने के बाद जो कार्टिलेज जो कवरिंग है बायोलॉजिकल है उसकी जगह आर्टिफिशियल लगा देते हैं, तो आर्टिफिशियल जो कवरिंग है ये इसमें रेंज 100% रेंज आती है, जॉइंट की कंप्लीट रेंज आती है, और इसकी लॉन्जिविटी अब इतनी है कि ये 30 इयर्स प्लस है, लॉन्जिविटी 30 इयर्स प्लस है। ये वेरियस मेटल्स का बना हुआ होता है, तो यूजुअली तो ये मिक्स मेटल का बना होता है, टाइटेनियम विद मिक्स मेटल का बना हुआ होता है, लेकिन कुछ इम्प्लांट गोल्ड इम्प्लांट भी होते हैं जो उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिसमें कि एलर्जी का संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, एलर्जी जैसे स्किन की एलर्जी है, मेडिसिन की एलर्जी है, तो ये भी हो सकता है कि भाई कोई मेटल से भी एलर्जी होने लगे तो उन पेशेंट्स में हम गोल्ड इम्प्लांट की। तो वो एक्सपेंसिव भी होगा? वो एक्सपेंसिव नहीं है, रेट तो लगभग सेम ही है, ये सारा ही चीज जो इम्प्लांट है, इम्प्लांट का रेट सेम ही होता है। आजकल जैसे जैसे ये सर्जरी करते हुए आप समझिए, मुझे 30 साल हो गया है, लेकिन विद टाइम इसका जो क्वालिटी हैज इम्प्रूव, इट हैज बिकम ईजियर, इट हैज बिकम पेनलेस,
and the patients are very early after surgery, patients are able to walk. Rehabilitation has become very fast. और इसमें अब नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही हैं, जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी है। हम उस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं जिससे कि इसका प्रिसीजन बढ़ा रहता है और इसकी लॉन्जिविटी, जॉइंट की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इस जॉइंट का जो आर्टिफिशियल जॉइंट का या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिजल्ट से लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं और ये सक्सेसफुल सर्जरी है। सर, योगा एंड एक्सरसाइज करने से आर्थराइटिस में कुछ रिलीफ मिलता है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। योगा करने से और एक्सरसाइज करने से जॉइंट की आर्थराइटिस में भी रिलीफ मिलता है। आर्थराइटिस की जॉइंट की कार्टिलेज की लाइफ भी बढ़ जाती है। सर, आजकल कोविड के बाद हिप के बहुत सारे केसेस देखने को आ रहे हैं, तो ये बेसिकली है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, कोविड वाले टाइम में बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी थी जो लोगों ने लिया, उसमें स्टेरॉइड भी थे और कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी थी जिनके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, तो एक कॉज तो वो भी हो सकता है। दूसरा, वो वायरल इन्फेक्शन भी ऐसा था जिससे कि ब्लड की कोएगुलेबिलिटी बढ़ गई थी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि डी डाइमर बहुत बढ़ गया है ना। तो इसी वजह से उस कंडीशन में जो लोग कोविड से सफ़र किए या कोविड का मेडिसिन लिए, उन केसेस में हिप के केसेस काफी देखने में आ रहे हैं। जैसे हार्ट के केसेस देखने में आ रहे हैं, हिप के केसेस हैं। और वो केसेस हैं कि वो सर्कुलेशन हिप का ब्लॉक हो जाता है, हिप का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है। सर्कुलेशन ब्लॉक होने की वजह से उसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुई। एवेस्कुलर नेक्रोसिस माने सर्कुलेशन ब्लॉक हुआ। एवेस्कुलर नेक्रोसिस का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक तो हम उसकी सर्कुलेशन को रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। इससे जॉइंट में पेन होने लगता है, चलने में परेशानी होने लगती है, उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है। एमआरआई स्कैन से डायग्नोसिस बनती है। एमआरआई स्कैन में जब देखते हैं तो डायग्नोसिस बनती है कि भाई ओहो AVN है ये तो स्टेज 3 तक तो हम उसको सर्जरी करके रिकैनलाइजेशन कर देते हैं और उसको बचाया जा सकता है। लेकिन स्टेज 3 क्रॉस करने के बाद जो उसका जॉइंट का स्फेरिसिटी है वो कोलैप्स कर जाती है, तो उस वक्त फिर हमें जॉइंट रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद ये फिर प्रॉब्लम, उसका पेन खत्म हो जाता है। तो कोविड के बाद ये केसेस हमें काफी देखने में आ रहे हैं। ऐसी इंसिडेंट्स काफी बढ़ गई है। पहले भी आते थे ऐसे केसेस AVN, और यूजुअली मेडिसिन से रिलेटेड होते थे। एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्टेरॉइड इंटेक से रिलेटेड होती थी, लेकिन कोविड में काफी सारे लोगों ने स्टेरॉइड लिया, काफी सारे लोगों ने मेडिसिन लिया, और वो वायरल इन्फेक्शन भी कुछ ऐसा था जिससे कि कोएगुलेबिलिटी बढ़ी हुई थी। इसलिए हिप के केसेस काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं कोविड के बाद। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर टाइमली आइडेंटिफाई कर सकता है तो मेडिसिनल या फिर मिनिमल सर्जरी से हो जाता है। लेकिन अगर लेट हो जाए आइडेंटिफिकेशन में तो नेचुरली फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लेकिन जैसे नी रिप्लेसमेंट करते हैं ऐसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, उसके इम्प्लांट इतने अच्छे हैं कि वो भी से उनकी लॉन्जिविटी तो और भी ज़्यादा है। नी की लॉन्जिविटी समझ लीजिए क्लोज टू 30 ईयर्स है, तो हिप की लॉन्जिविटी तो इतने अच्छे इम्प्लांट है कि आजकल लॉन्जिविटी 50 ईयर्स प्लस। नाइस। एक और क्वेश्चन है मेरा सर कि आर्थराइटिस कंप्लीटली क्योर हो सकता है क्या परमानेंटली? देखिए, आर्थराइटिस कंप्लीटली क्योर हो सकता है। ये क्योर जो वर्ड है इसको समझने के लिए आर्थराइटिस किस तरीके का है वो। अब मान लिया आर्थराइटिस है, अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया, अब इसको नया कार्टिलेज तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है, नया कार्टिलेज तो नहीं बना सकते। हाँ, हम आर्टिफिशियल लगाने के बाद उसे क्योर, आप उसे क्योर मान लीजिए या उसका ट्रीटमेंट मान लीजिए। आर्थराइटिस में मान लिया जो कि इनहेरेंट आपके अंदर एंटीबॉडीज है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और सारे एंटीबॉडीज को किल नहीं किया जा सकता, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आर्थराइटिस को अगर कोई इंजरी हो गया, इंजरी को हील कर देते हैं तो नेचुरली कार्टिलेज हील कर जाती है। तो आर्थराइटिस पर से अगर आप जनरलाइज करें तो उसे ऐसे हम कह नहीं सकते कि उसे क्योर किया जा सकता है, बट हाँ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाए। तो ये कोई इन्फेक्शन का तकलीफ तो नहीं है कि इन्फेक्शन को सारा किल कर दो तो क्योर किया जा सकता है, बट उसका ट्रीटमेंट संभव है। और ट्रीटमेंट इस लेवल तक होता है कि आप उसे क्योर ही मान सकते हैं। हम नेचुरल वे से कर सकते हैं कोई ट्रीटमेंट? नेचुरल वे से माने ये सारे एक्सरसाइज करना, डाइट लेना, शिकाई करना या कुछ इस तरह की थेरेपी करना, योगा करना, ये सारे नेचुरल ट्रीटमेंट ही है। ये भी अपने आप में रोल अदा करते हैं।
आप उनसे आर्थराइटिस से बच सकते हैं और ये भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। लेकिन कोई ऐसा नेचुरल ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि आप पूरा एकदम सारा ही ठीक कर दो। अब जॉइंट डैमेज हो गया तो नेचुरल भी क्या करेगा उसमें तो ठीक करने के लिए आपको नेचुरली सर्जरी करना पड़ेगा। क्योंकि सर आजकल अगर जरा सा दर्द होता है तो वो लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले घर में ही कुछ घरेलू उपाय नुस्खे कुछ कर लेते हैं। देखिए अर्ली स्टेज में तो घरेलू उपाय भी काफी मदद कर सकते हैं। इतना तो लोग भाई एक्सरसाइज कर लिया, सिकाई कर लिया, हल्दी का वो ले लिया, कुछ और ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आयुर्वेदिक हैं जो घर में ही अवेलेबल होती है, तो उनसे भी कर सकते हैं। हर एक आर्थराइटिस के लिए डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर के पास जाने का जरूरत तो तब होता है जब आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट। तो रेदर देन उल्टा सीधा ट्रीटमेंट करने से इट इज बेटर टू गो टू अ डॉक्टर एंड डायग्नोज इट प्रॉपर्ली एंड ट्रीट इट प्रॉपर्ली, सो दैट कार्टिलेज क्योंकि एक बार डैमेज हो जाता है, कार्टिलेज एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर उसको हील करना मुश्किल होता है। तो वो ऐसी स्टेज तक नहीं पहुंचना चाहिए कि वो डैमेज हो जाए, ठीक है, तब फिर वो सर्जरी के बिना नहीं हो पाता ट्रीटमेंट। बट अगर बेसिक कोई पेन है, इन्फ्लेमेशन है, अर्ली स्टेज में है तो घरेलू ट्रीटमेंट से भी आप सही कर सकते हैं। सर एक चीज़ और कि अगर किसी को अपनी डेली लाइफ में, डेली हैबिट्स में कोई एक ऐसी हैबिट जो हमारे इस पेन को रिलीफ और आगे मतलब ये बीमारी हम तक पहुँचे ना, कोई ऐसी एक हैबिट जो हम डेली फॉलो कर सकें। देखिए अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी डेली हैबिट सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। मॉर्निंग में हाफ एन आवर की एक्सरसाइज मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम हाफ एन आवर की एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं, चाहे आप वॉकिंग करिए, चाहे आप साइकिलिंग करिए, चाहे आप स्विमिंग करिए, ठीक है, नॉट वेरी हैवी एक्सरसाइजेज। अगर आप हैवी एक्सरसाइजेज करते रहेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ आपने थोड़ा डाइट पे भी ध्यान रखें। डाइट माने ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें वेट गेन करने की टेंडेंसी हो, डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें वेट गेन करने की टेंडेंसी नहीं हो, जिसमें वो आपकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाए, वो आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, जैसे कि कैल्शियम है, विटामिन डी है, मिनरल्स हैं और विटामिन हैं या प्रोटीन्स, वो रिच होनी चाहिए डाइट, ना कि कार्बोहाइड्रेट या और फैट जो कि आपके वजन को बढ़ाए। सो इससे ये दोनों चीज करने से आपको आर्थराइटिस का रिस्क बहुत कम होता है। ज़्यादातर ये बीमारी लेडीज़ में होती है। आई थिंक वो ज़्यादा काम करते हैं या जो भी रीज़न हो सकता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम आगे शेयर भी नहीं करते। अगर वो आपको टीवी पे देख रहे हैं तो कोई एक नुस्खा आप बता दीजिए जिसको फॉलो कर सके। देखिए मैंने बताया कि फीमेल्स में, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेडीज़ में ज़्यादा क्यों होती है? लेडीज़ में शुरू की स्टेज में से 11 ईयर्स मिनार्की होने के बाद मंथली लॉसेज होने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसे सप्लीमेंट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की, विटामिन D3 की, विटामिन की, आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वो देना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस मंथली बेसिस पे होते हैं, है ना, फीमेल्स में। फिर एक स्टेज आती है कि मीनोपॉज होता है, मीनोपॉज में फिर मंथली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे हड्डियां फिर अगेन कमजोर होने लगती है, तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो बाय डिफॉल्ट फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, फॉर आर्थराइटिस। फिर दूसरा वो फीमेल्स में अपने ऊपर ध्यान देने का टेंडेंसी कम होता है, अपने ऊपर ध्यान देने का टेंडेंसी कम होता है, राइट। काम कर रही हैं तो भी उतना नहीं ध्यान दे सकते हैं, फैमिली में भी है, एक ट्रेडिशनल वे में ऐसा है कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए, और ये मानते हुए कि आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, तो आप अगर ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आप अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स पे ध्यान रखें, आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, आप अपने वेट कंट्रोल पे ध्यान रखें, तो नेचुरली आप उससे बच सकते हैं। तो सर अगर किसी को आपसे मिलना है, कोई पेशेंट है आपसे मिलना चाहते हैं, तो आपकी टाइमिंग क्या रहती है और आपके डे क्या रहते हैं जिस दिन आप अवेलेबल रहते हैं? देखिए मैं तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल रहते ही हैं, मैं डॉक्टर एल तोमर, अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आप मेरा नाम आपको मिल जाएगा, मेरे नंबर्स भी मिल जाएंगे, मेरी टीम का नंबर भी मिल जाएगा जिसमें आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर और यूनिट हेड हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में। वहाँ मैं रहता हूँ मॉर्निंग 9 o'clock to 5 o'clock, या तो 2 दिन मेरा पेशेंट देखने का टाइम है, ट्यूसडे और थर्सडे, और बाकी दिन मैं ऑपरेट करता हूँ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ऑपरेशन का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक।
सर्च करेंगे तो मेरे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक अपना प्राइवेट ऑफिस है जो तोमर फाउंडेशन के नाम से है, 90 न्यू राजधानी एनक्लेव, विकास मार्ग, प्रीति विहार मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ मेरा मिलने का समय है शाम को इवनिंग 5 to 7 PM। तो यहाँ भी अपॉइंटमेंट लेके मिला जा सकता है और यहाँ पे भी मैं मिलता हूँ। और मेरा जो कॉन्टैक्ट मेरे मैनेजर का जो नंबर है वो है 99100000 159। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमेशा अवेलेबल होता है और इससे कॉन्टैक्ट करके फिर आप मुझसे मिल सकते हैं। तो जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो लोग जिनको अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो यहाँ सॉल्यूशन है। आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ने अपना नंबर, अपना